यस, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। अपना जो कक्षा 12 का चैप्टर चल रहा था बच्चों, पद परिचय। कौन सा चल रहा था? पद परिचय। तो हेडिंग डालिए पद परिचय। तो पद परिचय के अंदर हमने कल काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और हमने अध्ययन किया था संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा उदाहरण दिया हुआ आएगा उसमें अपन को पहचान करनी है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो अपनी रहेगी वो रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा हमने पढ़ ली थी 3 प्रकार से। 3 प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार से पढ़ ली थी हमने? 3 प्रकार की। तो नंबर 1 अपनी रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हेडिंग अपना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें देखो नाम से ही पता है, जिसमें व्यक्तियों का बोध होगा। जिसमें क्या होगा? व्यक्तियों का बोध होगा। और लिखो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि व्यक्तिवाचक में क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, उसका यदि अपन को कहीं ना कहीं बोध हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, तो वहाँ अपनी कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, तो उदाहरण से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया राम। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम की जगह मैंने सीता लिख दिया, तो सीता है, हालांकि यहाँ मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संज्ञा की बात कर रहा हूँ। तो सीता है भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो व्यक्ति में आएगी। राम है, सीता है, गीता है। अब दूसरी बात क्या कही इसने? ये तो व्यक्तियों का बोध हो गया। फिर कहा वस्तु। मान लो कोई वस्तु आ गई। क्या आ गई? वस्तु। तो उस वस्तु का भी अपन कह सकते हैं कि वो भी किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान देखो, हिमालय। अब हिमालय है वो एक स्थान का नाम है, हिमालय हो गया। जैसे एक शहर का नाम मैं लेता हूँ जयपुर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक। आपको समझना है कि जैसे जितने भी शहरों के नाम हैं, क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ आपको कोई नज़र आ रही है जहाँ आपको कोई एक चीज़ नज़र आ रही है, वहाँ आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हिमालय है वो शहर का नाम है। और यदि मान लो सॉरी, इसके लिए यदि पर्वत आ जाता, एक शब्द आ जाता पर्वत, तो पर्वत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। पर्वत है वो एक जाति का बोध करवाएगा। पर्वत है वो किसका बोध करवाएगा? एक जाति का बोध करवाएगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो ऐसे उदाहरण आ जाए, राम है, सीता है, गीता है, हिमालय है, जयपुर है। उसके बाद में हो सकता है कि ये जो शब्द मैंने लिखा, चौक है, बोर्ड है, ये भी आपकी किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। किस में आएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इसका विशेष रूप से आप क्या रखें? ध्यान रखें। अब नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई। नंबर 2 आपको लिखना है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे क्या आएगी? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर आएगी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या करी? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाली
पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आप ध्यान देना क्या कि यदि कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसकी यदि पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का क्या हो, बोध हो। जैसे उदाहरण से अपन समझते हैं, यहाँ तो मैंने क्या लिख दिया, राम है, सीता है, गीता है, हिमालय है, जयपुर है, चौक है। ये तो एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे हैं, चाहे वस्तु का बोध करवा रहा है, चाहे स्थान का बोध करवा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है जाति में। जैसे मैंने एक लिख दिया विद्यार्थी। अब आप जरा ध्यान दें कि यह विद्यार्थी है, वो एक पूरी जाति का, विद्यार्थी में सब कुछ, उस विद्यार्थी पूरा समूह आ जाएगा, सारा विद्यार्थी समूह आ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया बालक, बालक एक जाति है, बालक एक पूरा बालकों का वर्ग है, इसलिए बालक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया बालिका, बालिका पूरा एक बालिकाओं का समूह है, इसलिए बालिका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया छात्र, छात्रों का पूरा क्या है, समूह है। जैसे मैंने लिख दिया छात्रा, तो यहाँ छात्राओं का पूरा क्या है, समूह है। समझ में आ रही बात क्या, विद्यार्थी है, बालक है, बालिका है, छात्र है, छात्रा है। जैसे मैंने एक लिख दिया, मान लो ये हो गया, विद्यार्थी है, बालक है, बालिका है, छात्र है। और जैसे एक शब्द मैंने ले लिया बाजार, बाजार, तो बाजार एक पूरी जाति का बोध करवा रही है। किसका बोध करवा रही है, जाति का। समझ में आ रही बात। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो पंखा, एक मैंने उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे पंखा है, तो ये पंखा है, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। लेकिन यदि पंखे का कोई नाम आ जाए, जैसे रवि का पंखा, तो रवि पंखा, जैसे आ गया रवि पंखा, तो ये रवि पंखा एक जाति है, उसकी क्या है, जाति है। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार आपको समझना है कि जाति का बोध करवाएगी, वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर तीसरा जो आपके आएगा, वो आएगा बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से, लिखो, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, दशा का बोध कराने वाली, दशा का बोध कराने वाली, दशा का बोध कराने वाली संज्ञा, दशा का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या लिखा मैंने, किसी संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, दशा का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें भाव पाया जाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष रूप से नोट करें, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बुढ़ापा, ये एक भाव है, बुढ़ापा का भाव आ गया, आया नहीं आया, बुढ़ापा। जैसे जवानी का भाव आ गया। जैसे गर्मी, तो गर्मी का भाव है। जैसे सर्दी, तो सर्दी का एक प्रकार का क्या है, हाँ। इस प्रकार के यदि आपको कोई उदाहरण मिल जाए, जैसे दयालु, क्या है, दयालु। जैसे ईर्ष्यालु, दयालु, ईर्ष्यालु, तो ये सारे भाव है, ये सारे बच्चों क्या है, भाव है। समझ में आ रही बात। तो ये सारे क्या है, और भाव होने के कारण ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है। हम अध्ययन कर रहे हैं पद परिचय। क्या पढ़ रहे हैं, पद परिचय। और पद परिचय में सबसे पहला हमने लिया था विकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। और विकारी में भी हमने सबसे पहला कौन सा लिया, संज्ञा। क्या ली, संज्ञा। और संज्ञा के यहाँ पर हमने तीनों प्रकार पढ़ ली। अब नंबर दूसरा अपन आज लेते हैं सर्वनाम। विकारी के अंदर कौन सा लेते हैं, सर्वनाम। तो नंबर 2 आप लिख सकते हो, यहाँ हेडिंग डालता हूँ मैं, नंबर 2 पे सर्वनाम। जैसा कि आप नाम से भी जानते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या कहता है, संज्ञा के स्थान पर, परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त
होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम, सबका नाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। तो क्या किया मैंने, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। किसके स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। आपको लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन को ध्यान देना है। सबसे पहले सर्वनाम जो शब्द है वो क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि इन सर्वनाम शब्दों के अंदर सबसे पहले संज्ञा की जो विशेषता है उसको बदलने के लिए काम आता है। संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होंगे, इसलिए थोड़ा अपन इसके बारे में अध्ययन। तो अपन बात कर रहे थे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम काम क्यों सर्वनाम का प्रयोग हुआ? तो आपको ध्यान देना है कि सर्वनाम सबसे पहले तो क्या होता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो। संज्ञा शब्दों की, इसका काम क्या है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेन बात भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब बार बार संज्ञा शब्द आए। जैसे एक उदाहरण लेते, कैसे बार बार शब्द आता है। मान लो उदाहरण लिया, सानू ने कहा कि सानू बाजार जाएगा। सानू ने कहा कि सानू बाजार जाएगा। अब देखो क्या कहा, सानू ने कहा कि सानू बाजार जाएगा। अब सानू ना, बार बार ये अटपटे लग रहे हैं, बार बार ये संज्ञा शब्द आ रहे हैं, वो क्या लग रहे हैं? अटपटे। तो सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा? सानू ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो वह सर्वनाम का प्रयोग हो गया। वह किसका प्रयोग हो गया? सर्वनाम का प्रयोग हो गया। तो अब देखो ध्यान दें, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा गया। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। विशेष रूप से नोट करना, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का प्रकार है वो है, नोट करें आप, सबसे पहला जो सर्वनाम का प्रकार है, अपन 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला है वो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ लिख सकते हो सर्वनाम के भेद, तो आपको 6 याद रखना है, या मैं नोट कर लेता हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर एक जो अपना आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो आपको लिखना है व्यक्तिवाचक। क्या लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, किस पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखो, ये ध्यान देना है, या नोट करें आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनका आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। 3 प्रकार के कौन से? सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा बच्चों, सबसे पहला उत्तम पुरुष। सबसे पहला कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुष। तो नोट करें, सबसे पहला रहेगा उत्तम पुरुष। कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहेंगे?
बात को जो कहने वाला है, तो मैं लिख सकता हूँ बात को कहने वाले को, बात को कहने वाले को, बात को कहने वाले, या यूँ लिख सकते बात के कहने वाले को, बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो बात कह रहा है उस कहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, ध्यान देना। अब बात कौन कह रहा है? जैसे मैं बात कह रहा हूँ, मैं किसी को बात कह रहा हूँ तो मैं क्या होऊंगा? उत्तम पुरुष होऊंगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे मैं, हम, जैसे उदाहरण दिया एक, तो देखो मैं खुद हूँ, वो उत्तम हुआ। जो बात कह रहा है वो उत्तम होगा। जैसे मैं, उसके बाद में हमको, मैं, हमको, मुझे, मैं, हमको, मुझे और मुझको, मुझे और मुझको। इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं जो खुद के बारे में आ रहे हैं। किसके बारे में? खुद के बारे में आ रहे हैं, व्यक्ति के बारे में आ रहे हैं, पुरुष के बारे में आ रहे हैं। इसलिए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये अपन पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उसको कहेंगे बात के कहने वाले को। बात के कहने वाले को क्या जाएगा? उत्तम पुरुष, जिसमें मैं आएगा, हमको आएगा, मुझे आएगा, मेरा, हमारा, हमको, मेरा भी आएगा, मेरा, हमारा, हमको। ये सारे शब्द किस में आएंगे? ये सारे शब्द बच्चों आएंगे उत्तम पुरुष में। अब नंबर दूसरा कौन सा होगा? नंबर 2 अपन इसका लेते हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। सबसे पहला उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? जब अपन दूसरे के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें? बात जिसे कही जाती है। ध्यान देना, बात जिसे कही जाती है, बात जिसे कही जाती है, वह क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। वह मध्यम पुरुष कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। इस चीज़ का विशेष रूप से क्या करना? ध्यान देना। अब बात किसके? मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? छात्रों को। तो उदाहरण क्या आएगा? देखो उदाहरण आएगा तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम, तुम्हारा और तुमको, तुम, तुम्हारा और तुमको। ये मैं सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो आएगा आपके मध्यम पुरुष। क्या आएगा? मध्यम पुरुष। खुद के बारे में बात करना, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो उत्तम है। वो क्या है? उत्तम है। जिसके बारे में, जिसको कह रहा है वो होगा मध्यम पुरुष। और नंबर तीसरा आता है बच्चों अन्य पुरुष। क्या आता है? अन्य पुरुष। तो उसको भी अपन नोट डाउन करते हैं। नंबर तीसरा जो अपना आएगा वो आएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ, जो कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जो अपन 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं वो जिसके संबंध में बात की जाती है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। नंबर तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या कहता है? जिसके संबंध में बात कही जाती है, जिसके संबंध में बात कही जाती है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। वह अन्य पुरुष कहलाता है। वह कौन सा पुरुष कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। कैसे? ध्यान देना। जैसे मैं हूँ, मैं आपको कोई तीसरे की बात बता रहा हूँ। मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ? उत्तम पुरुष। आप बात को सुन रहे हो, वो क्या हो? आप क्या हो? मध्यम पुरुष। और आप वो जो बात सुन रहे हो वो किसी तीसरे की सुन रहे हो। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो तीसरे की कर रहे हो, इसलिए वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या है? जिसके संबंध में बात कही जाती है वो क्या कहलाती है? अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसका, उनका। उदाहरण वह, वे, उनका और उसका। वह, वे, उनका और उसका। ये आपके क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार आपने देखा, अन्य पुरुष। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
सबसे पहला आपने लिया पुरुषवाचक सर्वनाम, जो क्या काम आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर ध्यान देना आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हमको, मुझे, मुझको, मेरा, हमारा, हमको, ये आपका क्या है, उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष, बात जिसे कही जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तुम, तुम्हारा और तुमको, तुम, तुम्हारा और तुमको। नंबर 3 अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाती है, कोई तीसरे की अपन बात करें, अन्य पुरुष होगा और वो कैसे दर्शाएगा, वह, वे, उनका और उसका। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 लगा के लिखें। आप अच्छे से इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में करें और बार बार वीडियो देखकर इसको समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो नंबर 2 की अपन बात करेंगे, तो नंबर 2 आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 अपना कौन सा आएगा, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर बात करेंगे अपन, तो नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब इसको नाम से समझना। निज का मतलब होता है खुद। निज का मतलब क्या होता है, खुद या स्वयं। मैं लिख सकता हूँ खुद या स्वयं, खुद या स्वयं। अब देखो ये सर्वनाम किसके बारे में बात करेगा, ये खुद के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, खुद के बारे में। निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक। देखो मैंने लिख दिया निज के लिए। निज का मतलब क्या होता है, खुद। निज के लिए प्रयुक्त, निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम बच्चों क्या काम आते हैं, खुद के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं, खुद के लिए काम आते हैं। जैसे देखिए अपना, अपनी, स्वयं। उदाहरण क्या है, अपना, अपनी, स्वयं। उदाहरण है, उदाहरण लिखें आप, अपना, अपनी, अपना, अपनी, स्वयं। देखो ये खुद के बारे में बात करें, कैसे कि अपना, कोई भी चीज़ कह रहा कि ये मेरी है या कोई अपनी है, स्वयं की है, इनके बारे में जब बात की जाती है तो वो निज का मतलब नाम ही होता, खुद या स्वयं। खुद के बारे में कोई बात करते हैं तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। नंबर 3 आप नोट करें, लिखें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो नाम से ही आपको इसका अर्थ समझना है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई चीज़ निश्चित है, कोई चीज़ क्या है, निश्चित है कि अपन उसको जानते हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो होगा निश्चयवाचक। किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध करवाने वाले सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले सर्वनाम, कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई चीज़ फिक्स है, निश्चित है, तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह लड़का, उदाहरण देखिए, उदाहरण, यह लड़का, यह लड़का, देखो निश्चित है, जानते हैं, यह लड़का। वह वृक्ष, वह वृक्ष, वे लोग, ये सारी चीज़ें क्या आ रही है बच्चों, निश्चित आ रही है। क्या आ रही है, निश्चित आ रही है। अब देखो नंबर 4 इसका ऑपोजिट होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है? किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराने वाले सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं जहाँ कोई निश्चित नहीं है, जहाँ किसी चीज़ की कोई निश्चित नहीं है। जैसे उदाहरण है, कोई आ रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब ये कोई चीज़ निश्चित है क्या? कोई आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 2, पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। समझ में आ गई बात? अब ये कुछ पड़ा है, निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होने के कारण ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखना, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अपन बात करेंगे नंबर 5। किसकी बात करेंगे? नंबर 5। और 5 पे आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 5 पे अपना कौन सा आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे नोट डाउन करें, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे अपना रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे आप नोट करें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम 6 प्रकार अपन को पढ़ने हैं। नंबर 5वां हेडिंग डालें, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध को सूचित करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध को सूचित करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी दो वस्तुओं के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच हो, दो वस्तु हो चाहे दो व्यक्ति हो, उनके बीच में ये क्या बताते हैं? संबंध बताने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, जो, जिसे, जिन्हें। उदाहरण देखिए, जो, जिसे और जिन्हें। इनके द्वारा हम दो वस्तुओं के बीच में क्या प्रकट करेंगे? संबंध प्रकट करेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। और नंबर 6 पे आपका रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा रहेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है।
प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? प्रश्न, कि जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, ये सारे क्या है? प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने जाने के कारण इनका नाम क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने दो चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन कर लिया विकारी शब्दों में, नंबर 1 संज्ञा का और नंबर 2 सर्वनाम का। अब हम क्या करेंगे, आज 1-2 उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे। तो यहाँ आप एक स्टार करके लिखें, संज्ञा तथा, चलो संज्ञा और सर्वनाम का जो पद परिचय है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।